नमस्कार सभी को। परीक्षा जंक्शन के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आ जाइए, आज हमारी पॉलिटी की क्लास स्टार्ट होने वाली है सभी। और मैं आशा करता हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को मेरे लेक्चर ज़्यादा पसंद भी आ रहे होंगे, अच्छे भी लग रहे होंगे, रेस्पॉन्स भी आ रहा है। तो अच्छा है कि देखो, सबसे बड़ी खुशी ये होती है कि जब स्टूडेंट को टीचर पसंद आने लग जाए। और सबसे बड़ा पहले जो स्टेज होती है, पहले स्टेज क्या होती है हमारी, कि स्टूडेंट को टीचर पसंद आना चाहिए। उसके बाद टीचर को फिर स्टूडेंट पसंद आने लग जाते हैं, तो क्लास की बल्ले बल्ले हो जाती है। तो जब हम कभी ऑफलाइन बैचेस में जाते हैं तो पहले हम जाते, तो वहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले हमें क्लास थोड़ी अजीब लगती है। ऑफलाइन क्लासेस में क्या होता है कि हम स्टूडेंट को जानते तो नहीं है, लेकिन हाँ ऐसे जानते हैं कि स्टूडेंट हैं, ये पढ़ने आए हैं, ये अपनी संघर्ष की कहानी लेकर आए हैं और तैयारी करने आए हैं। तो धीरे धीरे वो क्लास फिर ढलने लगती है, और ढलते ढलते फिर वो एक क्लास एकदम क्लास नहीं हो, फिर वो एक फैमिली बन जाती है हमारी। तो चलिए, पॉलिटिक में हम कल कहाँ तक थे? शायद मेरे हिसाब से कल हम आर्टिकल 3 की तरफ पढ़ा चुके थे। शायद आर्टिकल 3 को हम अच्छे से पढ़ा भी चुके थे। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं आर्टिकल 3 की तरफ। एक बार आर्टिकल 3 को तो थोड़ा सा दोबारा से एक बार देख लेते हैं, क्योंकि शायद लास्ट में मैंने कराया था और टाइम भी हो गया था, तो लास्ट में जो टाइम का इशू था उसके चलते मैंने आर्टिकल 3 को थोड़ा सा और कंसेप्चुअल नहीं बनाया था। तो आर्टिकल 3 को थोड़ा और कंसेप्चुअल बना देते हैं एक बार, क्योंकि आर्टिकल 3 से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं। और क्योंकि आर्टिकल 3 जो है, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि इसके ऊपर एग्जाम्पल भी सेट किए गए हैं। और आज का जो सबसे बड़ा करंट का मुद्दा है आर्टिकल 3 से रिलेटेड, तो सभी ध्यान रखें कि आज के केस में जो भी अभी करंट के केस घूम रहे हैं, करंट का मुद्दा जो घूम रहा है आर्टिकल 3 के चारों तरफ, वो आ भी सकता है। तो एक बार हम देख लेते हैं चीजों को, ताकि हम चीजों को ज्यादा से ज्यादा बेहतर कर पाए। चलिए, तो आर्टिकल 3 डाल लीजिए। जो मैंने कल आर्टिकल 3 डाला था, डेफिनेशन वही है, डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं होगा, बस थोड़ा उसको और कॉन्सेप्चुअल बना देते हैं। यानी आई वांट टू मोर कंसेप्चुअल, ठीक है, अबाउट आर्टिकल 3। तो आप सभी डाल लें एक बार आर्टिकल 3 को। एक बार डेफिनेशन तो लिखानी ही पड़ेगी हमको, क्योंकि कल की पीडीएफ तो चली गई है, खैर यानी वो सेव कर दी है, गई कहीं नहीं है, सेव कर दी है बस। तो आर्टिकल 3 को एक बार दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं। और आप सभी को पता है इंडियन पॉलिटी हम पढ़ा ही रहे हैं, तो ये डालना बहुत जरूरी है, वरना पॉलिटी नाराज हो जाएगी हमसे। और जब पॉलिटी नाराज हो गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो पॉलिटी नाराज नहीं होनी चाहिए। इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज पद्धति। देखो, पॉलिटी का एक मतलब है, मैं आपको बता दूं, लेकिन थोड़ा सा पहले हम चलते हैं एक बार आर्टिकल 3 की तरफ देख लेते हैं। तो आर्टिकल 3 क्या कहता है? कल मैंने बताया था आप सभी को, आर्टिकल 3 का मतलब ये होता है कि संसद को ये पावर है, यानी इम्पावर्स टू द पार्लियामेंट, संसद को ये शक्ति है कि वह नए राज्यों का निर्माण तथा किसी भी वर्तमान राज्य की सीमा में परिवर्तन, जैसे कि उसकी सीमा को बढ़ाना या उसकी सीमा को घटाना, या किसी भी वर्तमान राज्य के भागों को मिलाकर, या किसी वर्तमान राज्य के को बीच में से तोड़कर, मतलब बीच में से डिवाइड करके, मतलब कुल मिला के पुनर्सीमन करना होता है, ठीक है। तो आर्टिकल 3 ये कहता है कि संसद को यह शक्ति है कि संसद नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों की सीमा को घटाना या बढ़ाना, तथा और किसी भी वर्तमान राज्य की सीमा में परिवर्तन भी कर सकता है, और किसी भी वर्तमान राज्य के नामों में परिवर्तन भी कर सकता है। तो यह आर्टिकल 3 की परिभाषा है। आर्टिकल 3 कभी भी आपको लिखे कि वर्तमान राज्यों के नामों में परिवर्तन करने का संबंधित आर्टिकल 3 कहता है, 2 नहीं है। क्योंकि आर्टिकल 2 और 3 में मेजर डिफरेंस ये होता है कि आर्टिकल जो 2 होता है वो क्या करता है, वो किसी वर्तमान राज्य के नए राज्यों का प्रवेश करता है। जैसे कि कोई क्षेत्र है, आपने उस क्षेत्र को अपना बना लिया, तो इसका मतलब यह है कि वो नए राज्यों का प्रवेश हो गया, ठीक है। कोई भी क्षेत्र है, जैसे कि आज पीओके की बात कर लेते हैं, तो आर्टिकल 2 में आते हैं वो, ठीक है। कोई भी क्षेत्र है, अक्साई चीन है, आज वो चीन के नियंत्रण में आता है। यदि मैं उसको कल को संसद को ऐसा बिल लाती है कि अक्साई चीन संबंधित हमारा है, या कोई सेना के माध्यम से उस पर कब्जा किया जाता है, तो वो आर्टिकल 2 में आते हैं। खैर कोई नहीं, तो आर्टिकल 3 की डेफिनेशन को पहले लिख लेते हैं, और इसको ज्यादा से ज्यादा अच्छा और कैसे बना सकते हैं वो आज हम इस पर चर्चा करेंगे। चलिए, तो आर्टिकल 3 में लिख दीजिए कि संसद को
संसद को यह शक्ति है, संविधान में दिया गया है, संसद को यह शक्ति है, संसद को यह शक्ति है कि वह नए राज्यों का निर्माण, कि वह नए राज्यों का निर्माण, कौमा, किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन, किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन, किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन तथा सीमा को, ये वो सीमा नहीं है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। ये हम सीमा की जो बात कर रहे हैं, बॉर्डर की बात कर रहे हैं। कभी कभी किसी के दिल बहुत ठहम जाते होंगे, बहुत ठहर जाते हैं सीमा का नाम सुन के। ये वो सीमा नहीं है, ठीक है, कि आप उसे कहीं घटाओ कहीं बढ़ाओ। अपनी सीमा के साथ ऐसा नहीं करना है। ये वो सीमा है जिसकी हम बॉर्डर की बात कर रहे हैं, है ना। आजकल क्या है, लड़कों के दिल बहुत जल्दी पिघल जाते हैं, तो पिघलने से हमको बचना है। आजकल एक कहावत चलती है, सख्त लौंडा, जैसे कहते हैं कि पिघलेंगे नहीं हम, ये वही वाली बात है। तो लड़कों का सबसे बड़ा मोटिव ये होता है कि कोई भी सुंदर चीज देखी वो जल्दी से पिघल जाते हैं, तो पिघलना नहीं है। या कोई भी ऐसा नाम देखा, तो ये हम उस सीमा की बात नहीं कर रहे हैं। आप अपनी सीमा की तरफ नहीं ना जाइएगा, आप देश की सीमा की तरफ आइएगा। चलिए, तो परिवर्तन तथा सीमा को कम करना या बढ़ाना अर्थात पुनर्सीमन करना, अर्थात पुनर्सीमन करना, पुनर्सीमन, कौमा, उसके अलावा राज्यों के नामों में परिवर्तन, राज्यों के नामों में परिवर्तन। परिवर्तन करना, ये आर्टिकल आपसे 3 कहता है। अब आपके मन में एक चीज, बहुत सारी चीजों के ख्याल आ रहे होंगे कि सर ऐसे तो संसद को बहुत ज्यादा पावर मिल गई है, तो भाई ये एक मुझे चीज बताइए, क्या भारत की संसद को ये पावर नहीं होगी, तो क्या भारत की संसद को जब ये पावर नहीं है, तो क्या अमेरिका के राष्ट्रपति को हम पावर दे देंगे ये करने के लिए? क्या हम ब्रिटेन के राजा को दे देंगे ये करने के लिए? कभी कभी कुछ बुद्धिजीवी या बौद्धिक आतंकवादी लोग मुझसे पूछ लेते हैं कि सर जब संसद को ये इतनी पावर दे दी है तो ये तो तानाशाही हो गई, संविधान में तो तानाशाही लिखी हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप केवल अपनी मनगढ़ंत कहानियां गढ़ लेते हैं और फिर उसका प्रोनाउंसिएशन करते रहते हैं। संसद को जब ये पावर नहीं होगी तो मुझे एक बताइए किसको पावर होगी फिर? सरपंच को? एक सरपंच को पावर दे दें कि वो राज्य का निर्माण कर दे, कि वो राज्य के नाम में परिवर्तन कर दे? देखो याद रखना, सरपंच, मैं ये नहीं कह रहा कि छोटा पद है, बेशक पद है, लेकिन मैं छोटे और बड़े पद के मैं कोई भेदभाव नहीं कर रहा हूं। सरपंच भी अपने गांव का मुखिया होता है, जिसे गांव की जनता बड़ी खुशी खुशी चुनती है और वो सरपंच बनता है। लेकिन आपको इस बात को जानना होगा कि सरपंच एक संसद की तुलना में, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तुलना में छोटा पद है। और जब छोटे पदों को, ये इतिहास गवाह इस चीज का, जब आप छोटे पदों को इतनी सारी पावर दे दोगे, मान लो कल को ही मैं कह दूं कि ऐसा संविधान होना चाहिए था जिसमें सरपंच को ये पावर होती, जिसमें मुख्यमंत्री को ये पावर होती, चीफ मिनिस्टर को, तो आप एक सोचो कि इतने छोटे पदों को कंपेयर टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, यदि इतने छोटे पदों को इतनी पावर मिल जाती है ना, तो एक बात है, एक कहावत है जो बड़े बूढ़े भी कहते हैं कि ऊंची गगरी झलकती जाए, यानी ऊंची गगरी हमेशा झलकती है, वो दिखावा ज्यादा करती है। फिर यदि आप इतने छोटे पदों को इतनी पावर दे दोगे तो याद रखना एक बात कि वो आपकी एक भी नहीं सुनेगा, फिर वो ही अपने आप में प्रधानमंत्री और वो ही अपने आप में राष्ट्रपति। हमारी पॉलिटी की सबसे खास बात ये होती है कि वो एक हायरार्की से बना हुआ है, और हायरार्की ये बताती है कि सारी शक्तियां किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होती, और यही लोकतंत्र है और यही एबीडाइसी का
कानून का नियम है, रूल ऑफ लॉ है। यहां पर भारत के लोकतंत्र में व्यक्ति का शासन नहीं होता, व्यक्ति के हाथ में कोई सत्ता नहीं, व्यक्ति के हाथ में कोई कानून नहीं होता। यह संविधान ही सबसे बड़ा कानून है और व्यक्ति के हाथ में कोई भी सत्ता नहीं है। यहां पर केवल सत्ता है तो कानून के हाथों में है, और कानून से देश चलता है, व्यक्ति से देश नहीं चलता। मैं आपको फिर बता दूं, यदि आप जैसे कल को आप डीएम बनते हो, कल को आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनते हो, ठीक है, कल को आप सीजीएल वाले मान लो मंत्रालय में इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाते हो। अब इनकम टैक्स ऑफिसर आप जब बने हो तो आपसे नीचे भी काम करने वाले होंगे, आपसे ऊपर भी काम करने वाले भी होंगे। जैसे कि आपसे सीजीएल वालों से ऊपर होते हैं आईएएस वाले, मिनिस्ट्री में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जब आपसे ऊपर काम करने वाले हैं और आपसे नीचे भी काम करने वाले हैं, तो आप ऊपर की छोड़िए, आपकी जो पावर होगी वो आपके नीचे से काम करने वालों से ज्यादा होगी डेफिनेटली। जब ज्यादा होगी, क्यों ज्यादा है, क्यों भाई, आप अपनी पावर क्या छोटे वाले को नहीं दे सकते क्या? तब तो फिर आप ये कहते हो कि नहीं सर ऐसा नहीं करेंगे हम, ऐसा तो ठीक है। अब यहां पर ऐसा क्यों, अब यहां पर आप ऐसा क्यों सोचते हो कि संसद तानाशाही हो रही है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। जब अपने पर बात लेके देखो, कल को आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनते हो जिले के, यूपीएससी के थ्रू आपको आईएएस मिला और आईएएस से आपको कैडर मिला और कैडर से आपको जिला मिला, जिले में आप जाते हो, ठीक है, और कल को आप ये कहते हो कि यार जिले के चपरासी को और जिले के पटवारी को एक पावर होनी चाहिए मेरी वाली। अरे भाई, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पावर को हम पटवारी को कैसे दे सकते हैं? फिर तो पटवारी सारा काम कर लेगा, तुम्हारी जरूरत ही क्या है? हाँ, तो यही चीज है। तो भारत के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री और उनका पूरा मंत्रिमंडल, इनको इतनी पावर होती है, उसे ही हम संसद कहते हैं, जिसे सरकार का बेस्ट मिस्टर मॉडल कहते हैं, कैबिनेट सरकार कहते हैं, उत्तरदायी सरकार कहते हैं। ये सारी चीजें आपको समझनी होंगी। जैसे आपके दादाजी, घर पे आपके पिताजी, तो आपके दादाजी की पावर अभी वो जीवित हैं, तो आपके दादाजी की पावर बहुत ज्यादा होगी बजाय कंपैरेटिवली आपके पापा के। अब आप ये बोलो कि नहीं ये तो गलत हो रहा है, तानाशाही हो रही है। अरे हायरार्की है, आज हमारी सोसाइटी की हायरार्की हो या पॉलिटी की हायरार्की हो, तो आपको समझना होगा। आप केवल ऊपर की बात सोच लेते हैं, अपने घर की बात सोचिए, कभी अपने क्लास की बात सोचिए। यदि क्लास में टीचर को यह पावर नहीं होगी कि वो क्लास को मोनेटाइज कर पाए, तो क्या बच्चों को पावर होगी? क्या हर बच्चे को पावर दे दें कि बेटा जब तुम्हारा दिल चाहे वो काम करो, बीच क्लास में टिफिन खोल के बैठ जाओ, बीच क्लास में गाली गलौज करो, सब कुछ करो, तुम्हारी है, तुम्हारी क्लास है, तुम ही तो उसके परमेश्वर पिता हो? तो ये गलत है, ये हायरार्की से काम होता है। तो इसलिए केवल और केवल आर्टिकल 2 और 3 जो हैं वो इस संसद को ही पावर देते हैं, किसी और को पावर नहीं देते। और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कहने में। तो चलिए, परिवर्तन करना, तो ये आर्टिकल संसद के ऊपर था, संसद को पावर थी। अब आते हैं नेक्स्ट, तो ऐसा कैसे होता है? जैसे कि आर्टिकल 3 में कुछ एग्जाम्पल सेट किए गए थे, उन एग्जाम्पलों को मैं थोड़ा नोट डाउन कर देता हूं। उदाहरण, जैसे उदाहरण के तौर पर क्या आता है, और ये राज्य ही नहीं है, यहां पर संघ क्षेत्र भी आता है। मैं आपको बता दूं, संघ राज्य क्षेत्र भी आते हैं यहां पर। इसे यूटी कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूटीज। ये यूटीज की बात कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सर राज्य के लिए ही है, ये यूटीज के लिए भी होता है। उदाहरण के तौर पर जैसे क्या होता है कि जैसे एक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को, एक राज्य को या संघ राज्य क्षेत्र को, यूटी को दूसरे राज्यों या संघ राज्य क्षेत्र में मिला देना। संघ राज्य क्षेत्र में मिलाना, ठीक है। अब और क्या हो सकता है? या एक राज्य के किसी भी जिले को, एक राज्य के जिलों को दूसरे राज्यों में शामिल कर देना, राज्यों में
शामिल करना ऐसी भी हो सकता है। या फिर दूसरा उदाहरण क्या हो सकता है, जैसे कि किसी भी एक राज्य की सीमा को कम करके दूसरे राज्य की सीमा को बढ़ा देना। जैसे किसी राज्य या संघ राज्य की सीमा को कम करना, ठीक है, कम करना। या फिर एक्चुअली में होता है बढ़ाना, ये भी हो सकता है। तो बढ़ाना या कम करना, ऐसी कुछ बातें यहां पर की जा सकती हैं। और 14 उदाहरण है कि राज्यों तथा संघ राज्यों के नामों में परिवर्तन करना। अब मुझे एक बात समझ में तो आ गई है कि ये आर्टिकल जो है 2 और 3 ये किसी राज्य की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। और हमसे एक बार एक इंटरव्यू में पूछा गया कि सर आप हमें इंटरव्यू मतलब इंट्रोवर्ट्स मुझसे पूछ रहे हैं। अब वो मुझे फंसाना चाहते थे या वो खुद नहीं जानते थे, मुझे नहीं पता, ठीक है। हाँ, पर लेकिन मुझे इस बात पे बहुत गुस्सा आया था। मुझसे उन्होंने पूछा कि आर्टिकल 3 के बारे में मुझसे वो पूछ रहे थे। वह वहां पर एक इंटरव्यू देने गया था, तो मुझसे पूछा गया कि सर ये बताइए आर्टिकल 2 और 3 में फर्क क्या है। तो मैंने आर्टिकल 2 और 3 का पूरा डिफरेंशिएशन बता दिया कि सर ये डिफरेंशिएशन है और ऐसे ऐसे काम करते हैं। जैसे आपके सामने बताया ऐसे उनके सामने बताया। अब वो ये कहते हैं कि आर्टिकल 3 जो है ये केवल राज्यों के लिए है, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए भी है। तो मैंने बोला ये राज्यों के लिए भी काम करता है और ये यूटी के लिए भी काम करता है। तो उनका कहना था सर यूटी के लिए तो काम नहीं करता है, और बड़े सीरियस तरीके से बोला। एक तो होता है कि आप सामने वाले को फंसा रहे हो कि सामने वाला फंस जाए, तो फंसाने का सेंस मुझे अलग नजर आ जाता है, लेकिन वो एक्चुअली में उनको खुद ही नहीं पता था। सीरियसली बता रहा हूं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनको खुद ही नहीं पता था कि इसमें यूटी भी शामिल है। और आप जाके देख सकते हो इसमें साफ साफ यूटी का भी लिखा हुआ है कि आप राज्यों के नामों में ही, राज्यों की सीमा में ही, राज्यों की सीमा में बढ़ाना घटाना, उनके नामों को परिवर्तन करना, ये राज्यों के लिए नहीं है केवल, ये संघ राज्य क्षेत्रों के लिए भी शामिल होता है, ठीक है। अब उन्होंने बोला सॉरी सर इसमें यूटी नहीं है, आप थोड़ा गौर कीजिए। मैंने बोला वाह क्या बात कर रहे हो, इसमें यूटी शामिल नहीं है। मैंने बोला मैं सही बता रहा हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं इंटरव्यू में बैठा था, मुझे फर्क नहीं पड़ता भाई। मैं जब कोई बात गलत आप साबित मुझे कर रहे हो जबकि मैं सही था, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरा इंटरव्यू वाला मुझे पास करे या मुझे फेल करे। मेरा ये था कि मैं जो पढ़ा है, मैंने जो किताबों में देखा है, मैंने जो सब कुछ पूरा क्राइटेरिया देखा है, और किसी एक किताब से नहीं देखा, सारी किताबों से देखा है, सारी चीजें देखी हैं। जब मुझे ये महसूस हुआ कि भाई ये सामने वाला गलत है, इंटरव्यूअर्स गलत है, और बड़े सीरियस तरीके से बोला था सॉरी सर ये तो नहीं हो सकता, यूटी तो नहीं है इसमें। मैंने बोला भाई मेरे पास अभी प्रमाण होता ना, या इंटरव्यू में मेरे पास फोन होता तो मैं तुझे खुद बता देता, सीरियसली मैं खुद बता देता कि इसमें यूटी भी शामिल होता है। फिर मैंने एक एग्जांपल दिया, मैंने कि अब आ गई है बात जीत हार की। मैं कि अब बात सच या झूठ की है। मैं कि आप मुझे फंसाना तो नहीं चाहते थे सर, लेकिन अब आपको पता ही नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं एक्चुअली में। अब मैं यहां से बात कर लेता हूं कि आपने बोला यूटी नहीं है, ठीक है। सामने वाला बोलता है कि आर्टिकल 3 केवल राज्यों के लिए, यूटी के लिए नहीं है। अरे भाई यूटी भी तो एक राज्य क्षेत्रीय है, बस उस पर भारत सरकार का नियंत्रण रहता है और राज्यों पर राज्य सरकार का नियंत्रण रहता है, इतना तो है बना। अब मुझे बताइए, मैंने बोला कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों के समूह के बजाय, यानी इंडिया दैट इज भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। इसका मतलब क्या है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों के समूह के बजाय एक राज्यों का संघ होगा। और राज्यों के संघ का एक अर्थ यहां पर लिया गया। पहली बात क्या बताई गई, आर्टिकल जो 1 है ये 2 अर्थ देता है, एक तो एक देश का नाम यानी नेम ऑफ द कंट्री, और दूसरा देता है राज पद्धति का प्रकार यानी टाइप्स ऑफ पॉलिटी।
उसमें आर्टिकल 1 में साफ लिखा हुआ है कि भारत का अर्थ यह होता है, एक देश के नाम के तौर पर देखूं, राज्यों का राज्य क्षेत्र, संघ राज्यों का राज्य क्षेत्र, और भारत सरकार चाहे तो किसी विदेशी क्षेत्र को किसी भी समय अधिकृत कर सकती है एट एनी टाइम। ये तीन ही तो थे आर्टिकल 1 में, तो आप यूटी क्यों नहीं शामिल कर रहे हो? चलो फिर भी वो इस बात से सहमत भी नहीं थे। उन्होंने बोला सर कुछ प्रमाण निकल के नहीं आया। तो मैंने बोला कि ठीक है, यदि तुम मुझे फंसाना चाहते थे तो मैं यहां से निकल कर रहूंगा, और यदि तुम्हें यूटी के बारे में नहीं पता था तो मैं तुम्हें बताकर रहूंगा। अब कैसे? उन्होंने बोला राज्य है सर आर्टिकल 3 में, लेकिन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है, यानी संघ राज्य क्षेत्रों के नाम परिवर्तन आप नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, ठीक है, आप प्रमाण लीजिए। मैं आपको अभी का प्रमाण देता हूं, मुश्किल से 15 दिन पहले का। आप मुझे बताइए, इसमें एक अभी क्वेश्चन बहुत बड़ा उठा था कि भारत सरकार ने, किसने? भारत सरकार ने, चलो राज्यों के नाम परिवर्तन, राज्यों की बात करी, ठीक है। मैंने एक बताया पांडिचेरी का, कि सर पहले पांडिचेरी हुआ करता था, उस पांडिचेरी का नाम बदल के सरकार ने 2006 में, यानी मनमोहन सिंह सरकार ने पुडुचेरी कर दिया। क्या कर दिया? पुडुचेरी कर दिया। तो क्या सर पांडिचेरी यूटी नहीं है? क्या आज पुडुचेरी को यूटी नहीं मानते क्या हम? तो क्या ये संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? क्या इसके नाम में परिवर्तन किसी ऊपर वाले ने किया था क्या? बताइए, सरकार ने तो किया था ना। तो सरकार ने किया है, यूटी है, सब कुछ है। अब नामों में परिवर्तन करने के बाद आर्टिकल 3 में आती है, पांडिचेरी एक यूटी है और यूटी को संघ राज्य क्षेत्र बोलते हैं। तो क्या आर्टिकल 3 में संघ राज्य क्षेत्रों के नाम परिवर्तन नहीं कर सकते आप? बस मैंने दिया प्रमाण। अब मैंने कहा चलो ठीक है, 2006 बहुत पुराना हो गया, आप शायद भूल गए होंगे, लेकिन मैं आपको अभी का नाम बता देता हूं। अभी एक करंट में एक बहुत बड़ा इश्यू आया, इश्यू तो नहीं कह सकते, झट से ही बदल दिया। अभी अंडमान एवं निकोबार में एक जगह है पोर्ट ब्लेयर। क्या है? अंडमान एवं निकोबार में एक जगह है पोर्ट ब्लेयर, जिसे अंडमान की राजधानी कहते हैं और निकोबार की राजधानी है ग्रेट निकोबार। तो अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में क्या था कि पोर्ट ब्लेयर का नाम हमारे गुलामी के समय से चला आ रहा था। गुलामी के समय जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, तभी इसका नाम पोर्ट ब्लेयर रखा गया था अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, तो एक्चुअली में पोर्ट ब्लेयर जो है ये हमारी गुलामी का प्रतीक था। केंद्र सरकार ने गुलामी के हर शब्द को हटाने का संकल्प ले रखा है कि भैया हम गुलामी के हर शब्द को हटाएंगे। जब हमारी नरेंद्र मोदी सरकार गुलामी की उस संसद को हटा सकती है और नई संसद बना सकती है, तो ये तो फिर भी नाम है। नाम को हटाना इस सरकार के लिए कोई बड़ा काम नहीं है। देखते हैं, तो अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल के क्या कर दिया? श्री विजयपुरम कर दिया। अब सर मुझे ये बता, अब मैंने उनसे पूछा मैं कि मुझे ये बता दो कि अंडमान यूटी नहीं है क्या? बोले है। तो मैंने कि यूटी है और यूटी के अंदर किसी क्षेत्र का नाम परिवर्तन कर दिया, तो आप क्या ये नहीं मान सकते कि ये यूटी का नाम भी परिवर्तन कर सकता है आर्टिकल 3? बस मैंने कहा कि गौरव, अब हम मन ही मन में बोले इंटरव्यू में कि गौरव अब आपने ब्रह्मास्त्र चलाया है, और ब्रह्मास्त्र जब जरूरी हो जाता है तब चलाना पड़ता है। सारे आप हथियार, एक कहावत है मैं आपसे बताना चाहूंगा, यदि आप युद्ध मैदान में हो, अभ्यास कर रहे हो तो अलग बात है। यदि अभ्यास करने के बाद आप युद्ध मैदान में उतर चुके हो, तो युद्ध मैदान में याद रखना सारे शस्त्र एक साथ नहीं चलाने चाहिए। शस्त्रों को धीरे धीरे करके चलाना चाहिए ताकि युद्ध में अंत में जीत आपकी ही हो। तो मैंने बोला कि सर अंडमान एक जगह है, जगह मतलब हमारी यूटी है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, ये था। और अंडमान की राजधानी का नाम क्या है? अंडमान की राजधानी का नाम है पोर्ट ब्लेयर। पहले था, अभी नहीं है। पोर्ट ब्लेयर आपने सभी ने देखा होगा, ठीक है, जो बंगाल की खाड़ी में। तो पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है। और पोर्ट ब्लेयर का नाम अभी बदलकर क्या कर दिया गया है? यहां पर किया गया है परिवर्तन, और परिवर्तन करके इसका नाम कर दिया है श्री विजयपुरम। श्री विजयपुरम कर दिया है। आपके करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा कि अभी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल के श्री विजयपुरम किया गया, यह संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है?
तो आपको 3 करके क्लिक करके आना होगा, क्योंकि नाम परिवर्तन किया है। और चौथा पॉइंट आपसे सेटिस्फाई होना चाहिए, विजयपुरम किया गया, आप सभी को पता है। क्या अंडमान यूटी नहीं है क्या? बिल्कुल है। पास। तो आप समझ गए हैं सभी? ठीक है। पोर्ट ब्लेयर यानी गुलामी का एक प्रतीक था, इस गुलामी के प्रतीक को हटाकर विजयपुरम किया गया। अच्छा, पोर्ट ब्लेयर में बहुत बड़ी जगह है, मैं आपको बता दूं। पोर्ट ब्लेयर में एक जगह है सेलुलर जेल, उसका नाम जरूर याद रखना। एक जेल है बहुत बड़ी जिसको कहते हैं सेलुलर जेल। मैं यहां पर थोड़ी सी लिख देता हूं। उसका भी नाम चेंज करेंगे अभी, ये सरकार बहुत सनकी है। पोर्ट ब्लेयर में एक जगह है, ये थोड़ी एक नॉलेज के लिए आ जाएगा, जिसका नाम है सेलुलर जेल। सेलुलर जेल ये अंग्रेजों के समय उस समय बनाई गई थी जब भारतीय राजनीतिक बंदियों को कैदी बनाया जा रहा था। और सेलुलर जेल को ही क्या कहते हैं? काला पानी की सजा कहते हैं। ये काला पानी है। काले पानी की सजा जब भारतीयों को दी जाती थी तो वो यहीं पर दी जाती थी, सेलुलर जेल में। और सेलुलर जेल आती है पोर्ट ब्लेयर में, पोर्ट ब्लेयर आता है अंडमान में। लेकिन अब तो पोर्ट ब्लेयर का नाम क्या हो गया है? विजयपुरम हो गया है। तो अब इसको विजय ही पुरम बोलेंगे, ये विजयपुरम हो गया है। अब काले पानी की सजा काटने वाले कौन कौन व्यक्ति थे? जैसे कि सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु और विनायक दामोदर सावरकर थे, ठीक है। और कौन थे? और बटुकेश्वर दत्त थे, ये सब थे। तो काले पानी की सजा किसने काटी थी? एक तो बीडी सावरकर ने काटी थी, पहली बात। दूसरी बात और काटी थी भगत सिंह ने। भगत सिंह थे, राजगुरु थे, ठीक है, सुखदेव थे, उसके अलावा बटुकेश्वर दत्त थे। ये व्यक्ति थे जिन्होंने काले पानी की सजा काटी थी अंडमान निकोबार के विजयपुरम में। और सेलुलर जेल वहां पे बहुत फेमस जगह है, काले पानी की सजा वही को कहा जाता है। हमारे इंडिया में आज भी सेलुलर जेल में काले पानी की सजा दी जाती है। काला पानी मतलब होता है कि बीच समुद्र में आपको छोड़ दिया जाता है, आप कहीं भाग नहीं सकते, ये हो। और काले पानी की सजा में आदमी पागल हो जाता है। जब सजा के बारे में बताऊंगा कि इस सजा में आपके साथ क्या ट्रीटमेंट होता है तो आपको पता चलेगा। खैर, तो प्रमाण आपके साथ मिल गया है। कोई भी आपसे पूछे यूटी है, यूटी है, इसे कहते हैं कॉन्सेप्ट। इसको मैंने मोर कॉन्सेप्चुअल बनाना था, तो आप एग्जांपल लिख दीजिएगा। ये वाला एग्जांपल यहां पर पीडीएफ में, अंडमान निकोबार। और ये घटना भी रिसेंट की है। कितनी है? रिसेंटली घटना है ये रिसेंटली है, ठीक है, विजयपुरम किया गया है। चलिए, तो उसके बाद अब इस पर आप रख दीजिए ऐसे, इसको बाद में नोट डाउन कर लेना। अब मैं आपसे बात करता हूं नेक्स्ट। देखिए, तो आर्टिकल 3 समझ में आ गया सबको? चलो, बहुत अच्छे। अब आते हैं आर्टिकल 4 की तरफ। एग्जाम्पल भी बता दिया मैंने आपको, करंट भी बता दिया। तो अब आते हैं अनुच्छेद 4 की तरफ। देखिए, अनुच्छेद 4 क्या कहता है, एक बार देख लेते हैं। अनुच्छेद 4 का मतलब यह होता है कि संसद को, यानी अनुच्छेद 4 संविधान में, हमारे भारतीय संविधान में यह घोषणा करता है, यह डिक्लेयर करता है कि संसद जब अनुच्छेद 2 यानी नए राज्यों का प्रवेश या उसके गठन की शक्ति, तथा अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण, सीमा में परिवर्तन और नामों का परिवर्तन से संबंधित जब कोई भी विधेयक या कोई भी कानून बनाती है तो उसे आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। अब मैं आपको एक्चुअली बता दूं तो याद रखना, एक अनुच्छेद 368 होता है। मैं इसको हटा देना चाहूंगा पूरा, ये तो एक एडवांस नॉलेज थी आपके लिए, बेसिक नॉलेज है सारी ये तो। अब मैं आपको यहां पर लिखना चाह रहा हूं एक चीज, आप सभी गौर कीजिएगा। एक होता है अनुच्छेद 368, मैंने उसको सर पहले ही बता चुका हूं। अनुच्छेद 368 का मतलब होता है, अनुच्छेद 368 का मतलब होता है कि संविधान में संसद को यह शक्ति है कि वो संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। यही होता है ना, कि संसद चाहे
तो वो संविधान के किसी भी भाग में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ये कहते हैं कि वो मूल ढांचे में छेड़छाड़ नहीं कर सकते। यानी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे हम कहा जाता है मूल ढांचा, उसमें छेड़छाड़ नहीं हो सकती। तो ये आर्टिकल जो होता है ये संवैधानिक संशोधन की शक्ति होती है, इसको कहते हैं संवैधानिक संशोधन की शक्ति। और इसे संवैधानिक संशोधन की शक्ति, अब देखो कॉमन सेंस की बात है, आप संविधान में कोई चेंज करने जा रहे हो तो संविधान में जब संशोधन करने की बात करोगे तो सीधी सी बात है भैया, बहुत सारे लोगों का मत चाहिए होता है। ऐसा नहीं है कि इस क्लासरूम में, जैसे कि मुझे पता है कि मैं एक क्लास ले रहा हूं और मैं उसमें लेक्चर ले रहा हूं और क्लास चल रही है, क्लास में 100 बच्चे बैठे हैं, क्लास में 100 स्टूडेंट्स बैठे हैं, ठीक है, एसएससी वाले या यूपीएससी वाले, तो 100 स्टूडेंट बैठे हैं। मैंने उसमें यह बोला कि आज मैं क्लास के लिए बहुत बड़ा फैसला लेने वाला हूं। तो बहुत बड़ा फैसला, मैंने बोला बहुत बड़ा फैसला, तो बच्चों के दिमाग में यह आएगा कि सर हमसे भी पूछेंगे, सर हमसे भी पूछेंगे, सर हमसे भी पूछेंगे। अब 100 बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर 100 बच्चों से पूछेंगे, और उनका सोचना भी बिल्कुल सही है। मैंने बोला बहुत बड़ा फैसला, जब मैं कोई बड़े फैसला लेने जाऊंगा तो सीधी सी बात है कि मैं हर बच्चे की सहमति पूछूंगा, और जब मैं हर बच्चे की सहमति पूछूंगा तो इसको क्या कहते हैं, इसको विशेष बहुमत कहते हैं। यानी 100 बच्चे में से यदि 70 बच्चे मेरे फैसले से खुश हैं तो मैं इसे स्पेशल मेजॉरिटी बोल दूंगा। समझ गए ना? तो यही तो कहना चाह रहा हूं कि जब ज्यादा से ज्यादा लोग किसी फैसले से सहमत हो जाते हैं तो उसे स्पेशल मेजॉरिटी कहते हैं। और संविधान में संशोधन करना हो तो संविधान किसी एक व्यक्ति का नहीं है, संविधान सबका है, और जब संविधान सबका है तो आपको यह विशेष बहुमत से ही पारित करना होगा। यानी संवैधानिक संशोधन जो विधेयक होते हैं, जो बिल होते हैं, उनको पारित करने के लिए संसद में बैठे सदस्य यानी संसद के कुल सदस्य तथा उपस्थित सदस्यों की संख्या का 2/3 मत पारित करना पड़ता है। यानी इसे कहते हैं विशेष बहुमत। विशेष बहुमत कहा जाता है इसको, और विशेष बहुमत को इंग्लिश में कहते हैं स्पेशल मेजॉरिटी। इसे कहते हैं स्पेशल मेजॉरिटी। लेकिन आर्टिकल 4 में यह बोला गया है, आर्टिकल 4 में बोला गया है कि यह अनुच्छेद घोषणा करता है, यह अनुच्छेद घोषणा करता है कि अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 2 बा अनुच्छेद 3 से संबंधित, अनुच्छेद 3 से संबंधित यानी रिलेटेड से संबंधित कोई भी परिवर्तन करने के लिए, संबंधित कोई भी परिवर्तन करने के लिए, कोई भी परिवर्तन करने के लिए, कोई भी परिवर्तन करने के लिए संसद को विशेष बहुमत अर्थात संसद को स्पेशल मेजॉरिटी अर्थात यानी मतलब संवैधानिक संशोधन की शक्ति की जरूरत नहीं है। परिवर्तन करने के लिए आर्टिकल 368 यानी संवैधानिक संशोधन की जरूरत नहीं है, यानी संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं है, की आवश्यकता नहीं है। ओके, जब संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं है तो इसका मतलब क्या निकलता है कि विशेष बहुमत की जरूरत नहीं है। तो लिखें अर्थात संसद अनुच्छेद 2 बा अनुच्छेद 3 से संबंधित कोई परिवर्तन करने के लिए, 3 से संबंधित
कोई भी परिवर्तन करने के लिए, कोई भी परिवर्तन करने के लिए, कोई भी परिवर्तन करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती। इसे संसद की साधारण बहुमत की प्रक्रिया से भी पारित कर सकते हैं। के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती, विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती। इसे संसद की साधारण बहुमत, साधारण बहुमत से भी पारित किया जा सकता है, से भी पारित किया जा सकता है। तो आप समझ गए, यानी हम ये कह सकते हैं कि साधारण बहुमत की प्रक्रिया से भी इसको पारित कर सकते हैं। अब देखो, सीधी मैं बात बता रहा हूं आपको, ये पूरा आर्टिकल मैंने 6 लाइन का लिख दिया है। वैसे जगह छोड़ी है, आपकी कॉपी का दो तीन लाइन में आ जाएगा, डोंट वरी। कॉपी में पूरा लिखोगे ना आप स्टार्टिंग से लेके तो पूरा आ जाएगा। तो मैंने पूरा लिखा 6 लाइन का, आपको समझ में आया नहीं आया? और ये विशेष बहुमत याद रखना, जब कभी भी संसद जब 2 और 3 से संबंधित कोई भी परिवर्तन करती है, आपको यह लगा कि सर अंडमान निकोबार के क्षेत्र पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल के जो विजयपुरम किया गया है, क्या इसमें संसद ने जो बिल था वो क्या स्पेशल मेजोरिटी से पास किया था? क्या जी नहीं किया था। जब कोई भी संसद किसी भी राज्य का नाम परिवर्तन करे, सीमा को घटाए या बढ़ाए, कम करे या बढ़ाए कैसे भी, या एक राज्य को दूसरे राज्य में मिलाए या एक राज्य के जिले को दूसरे राज्यों में दे दे, तो याद रखना इससे संबंधित कोई भी बिल स्पेशल मेजॉरिटी से पास नहीं होता है, यानी जिसमें आर्टिकल 368 का प्रयोग नहीं होता है। केवल और केवल साधारण बहुमत की बात होती है। जैसे कि मैंने बताया था कि यदि एक क्लासरूम में 100 बच्चे हैं तो उसका 2/3 निकालते हैं तो उसे स्पेशल मेजॉरिटी कहते हैं, और यदि क्लासरूम में 100 बच्चे हैं और उसका 1/3 निकालूंगा तो उसे सिंपल मेजॉरिटी कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहा जाता है सिंपल मेजॉरिटी। समझ गए? ये सिंपल मेजॉरिटी है और ये स्पेशल मेजॉरिटी है, तो इस बात को याद रखना। ओके, और इसको कहा जाता है ये 100 1/3। जैसे कि मान लो एक क्लासरूम में, एग्जाम्पल है, एक क्लासरूम में 100 बच्चे हैं तो 100 का 1/3 निकालो, लगभग कितना हो गया? लगभग हो गया 99 के समथिंग। ठीक है, हाँ, तो 99 के समथिंग हो गया, ऐसे मान लेंगे। और 100 का 2/3 निकालेंगे तो कितना लगभग बैठेगा? कितना बैठेगा? 99 से ये बना नहीं, 1 मिनट रुकिए, यहां से आप एक बार हटाइए इसको लोकसभा की सीट पे फिक्स कीजिए। जैसे लोकसभा की सीट है 543, तो 543 का 2/3 निकालिए एक बार। 545 नहीं, 2 हटा दिए, 543 लोकसभा की सीट है, तो लोकसभा का 2/3 निकाल लीजिए एक बार। दोनों सदनों का चाहिए, तो ये लोकसभा की है, तो लोकसभा की सीट का 2/3 निकालेंगे तो यहां पर निकल के आ जाएगा आपका लगभग से लगभग, जैसे देखें तो आपका बनेगा लगभग इसका 3 1 का ये 1 और 2 24 3 8 6, तो लगभग से लगभग बन जाएगा 81 के आसपास आपका। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि 2/3 और 1/3 का मत चाहिए होता है। अब बात करते हैं आगे, तो अनुच्छेद 4। लेकिन अनुच्छेद 4 में और ये पूछा गया, अनुच्छेद 4 में अब क्या होता कि एक 1960 का केस था भाई। 1960 यानी 1950 में तो संविधान ही बन गया था हमारा, लागू भी हो गया था। तो 1950 के बाद जब 1960 में एक केस आया, और वो केस क्या था मैं आपको बताना चाहूंगा। यह केस एक आपका क्वेश्चन तैयार करेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर एक एग्जांपल भी है। चलिए, यानी
1950 से 10 साल के बाद 1960 में एक केस उठा, जिस केस का नाम था बेरुवाड़ी यूनियन केस। सभी को पता है, मैंने प्रस्तावना में पढ़ाया था, बेरुवाड़ी संघ मामला। ठीक है, ये बेरुवाड़ी संघ मामला जो था ये पश्चिम बंगाल से उठा। तो पश्चिम बंगाल से जब उठा बेरुवाड़ी यूनियन केस 1960 में, तो मुझे एक चीज समझाइए आप, जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला आता है बेरुवाड़ी यूनियन केस में वेस्ट बंगाल की तरफ से, कि मिलॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में उस समय जो सीजीआई थे उनसे सवाल पूछा गया कि मिलॉर्ड आप हमें ये बताइए कि 2 और 3 तो हमने पढ़ लिया, 4 भी पढ़ लिया, कि भाई संसद जो है यह किसी भी नए राज्य का निर्माण कर सकती है, नए राज्य का गठन कर सकती है, नए राज्यों का प्रवेश कर सकती है, किसी भी राज्य की सीमा को बढ़ाती है, घटाती है, और किसी भी राज्य के नाम को परिवर्तन कर सकती है। इससे संबंधित कोई भी विधेयक यदि सरकार लाती है तो उसको विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है, वो संसद में बैठे हुए सदस्यों का 1/3 से भी काम चला लेगी, यानी सिंपल मेजोरिटी से भी पास कर दिया जाएगा और फिर उस पर राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देगा, वह कानून बन जाएगा। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया। लेकिन आप हमें सर ये बताइए कि आर्टिकल 3 में, आर्टिकल 3 नहीं, ये बताइए कि यदि संसद अपने किसी भारतीय क्षेत्र को, यानी अपने क्षेत्र को, जैसे मान लो कल को मैं दिल्ली की बात कर लेता हूं, जैसे कल को दिल्ली का जो क्षेत्र है, जिसे आप यूटी भी बोलते हो, कैपिटल बोलते हो, कैपिटल सिटी के नाम से जानते हैं, भारत की राजधानी दिल्ली, नई दिल्ली को, तो कल को दिल्ली को या किसी भी क्षेत्र को मान लो किसी संसद ये बोले कि हम इसे बांग्लादेश को दे रहे हैं, हम इसे पाकिस्तान को दे रहे हैं, हम इसे श्रीलंका को दे देंगे, हम इसे म्यांमार को दे देंगे, तो क्या संसद ऐसा कर सकती है या नहीं कर सकती है? भाई जब संसद को इतनी सारी पावर है तो क्या संसद को यह भी पावर है क्या कि वो किसी भी भारतीय क्षेत्र को किसी विदेशी क्षेत्र को दे सकती है? तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि जी नहीं, संसद को यह पावर बिल्कुल भी नहीं है कि वह किसी अपने क्षेत्र को किसी अन्य क्षेत्र को दे दे। यानी भारत का कोई भी क्षेत्र है, जैसे दिल्ली हो, चाहे आपका कोई जिला हो या आपका कोई गांव हो या कस्बा हो, वो किसी भी भारतीय क्षेत्र को संसद किसी अन्य देश को नहीं दे सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि यदि भारत सरकार यानी संसद ये चाहे समझौते के अनुसार कि अपने क्षेत्र को किसी अन्य क्षेत्र को देना है, तो उसमें संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी। यानी कहने का मतलब यह है कि कल को यदि भारत सरकार ये चाहे कि हमें लद्दाख का छोटा सा क्षेत्र चीन को दे देना है, वैसे देंगे नहीं, भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन फिर भी लद्दाख का छोटा सा क्षेत्र चीन को देना है, तो भारत की सरकार यानी संसद क्या करेगी? संविधान में संशोधन करना ही पड़ेगा। यह बात आर्टिकल 368 में कही गई है। यानी 368 का प्रयोग कब होगा? जब भारत की सरकार को अपना कोई क्षेत्र किसी अन्य सरकार को देना है, यानी किसी बाहरी देश की सरकार को देना है, तब ऐसा करना ही होगा। समझ गए ना? तो इस बात को नोट डाउन कर लें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस मामले में क्या केस आया, मैं एक बार इस मामले की बात बता दूं आपको, ये यूपीएससी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। बेरुवाड़ी यूनियन केस आया, उसमें क्या क्वेश्चन आया कि सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया सवाल, पहले ही लिख लें, सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया सवाल इस मामले में। और क्या क्वेश्चन पूछा गया, एक बार इस क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेंगे, पूरा लिख देते हैं। चलो, पूछा गया सवाल, और सवाल क्या पूछा कि मिलॉर्ड हम 2 और 3 तो समझ गए कि क्या संसद, पूछा गया कि क्या संसद कोई है पावर है, क्या संसद कोई है शक्ति है कि वह किसी भारतीय क्षेत्र को, कि वह किसी
स्वयं के भारतीय क्षेत्र को, स्वयं के भारतीय क्षेत्र को, स्वयं के भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को, किसी अन्य देश को सौंप दे, किसी अन्य देश को सौंप दे। ऐसा हो सकता है क्या? तो क्या ये क्वेश्चन पूछा गया। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या आंसर आता है, देखो इस पर सुप्रीम कोर्ट का आंसर आया, आप सुन लीजिए एक बार। सुप्रीम कोर्ट इस पर आंसर करता है, आंसर ये करता है जी नहीं, जी नहीं। यानी संसद को ऐसा करने के लिए, संसद को ऐसा करने के लिए, संसद को ऐसा करने के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता होगी। संविधान में संशोधन की आवश्यकता होगी। अर्थात विशेष बहुमत से विधेयक पारित करना होगा, विधेयक पारित करना होगा। यह बात कही गई, आर्टिकल 368 की बात यहां पर कही गई साहब। जैसे क्या हुआ था, एक बार 100वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किया गया था, मैं आपको बता दूं। अब विशेष बहुमत की बात आती है तो संवैधानिक संशोधन अधिनियम एक आया, और इसी के लिए आया एक 100वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2015 नरेंद्र मोदी सरकार में यह किया गया कि 2015 में क्या हुआ था कि भारत और बांग्लादेश के बीच में कुछ क्षेत्रों का आदान प्रदान हो गया था। यानी 100वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम आर्टिकल 368 का प्रयोग किया, और जब आर्टिकल 368 का प्रयोग किया तो यह 100वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम बना 2015। इसमें क्या किया कि भारत और बांग्लादेश के बीच में, यानी भारत और बांग्लादेश के बीच में, उस समय बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, बांग्लादेश के बीच में कुछ क्षेत्रों का आदान प्रदान किया गया, कुछ क्षेत्रों का आदान प्रदान किया गया। ठीक है, कैसे किया गया मैं आपको बता दूं एक बार। इसमें यह किया गया कि भारत ने अपने 111 क्षेत्रों को बांग्लादेश को दे दिया था। कितने? 111, यानी 111 क्षेत्रों को। और ये क्षेत्र कौन से थे? ये भारतीय क्षेत्र थे, ये भारतीय क्षेत्र थे। और बांग्लादेश ने, ऐसा ही नहीं है, यहां से भी आए थे कुछ क्षेत्र, और बांग्लादेश ने अपने 51 क्षेत्रों को भारत को दे दिया था। कितने? 51 क्षेत्रों को, 51, 51 क्षेत्रों को किसको दे दिया था? भारत को दे दिया था। तो ऐसे करके बताए जाते हैं। और ये क्षेत्र कौन से थे? ये क्षेत्र थे बांग्लादेशी रीजन, बांग्लादेशी रीजन थे। यानी भारत और बांग्लादेश के बीच में एक समझौता किया गया। उस समझौते के लिए भारत सरकार ने 2015 में, नरेंद्र मोदी सरकार ने एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया। और कैसे किया? विशेष बहुमत से किया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में आर्टिकल 368 की आवश्यकता होती है, वरना आप संविधान में संशोधन कर ही नहीं सकते। तो उसके लिए 100वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2015 में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत और बांग्लादेश के बीच में यह सहमति जताई कि हम अपने 111 क्षेत्रों को बांग्लादेश की सरकार को देते हैं।
और बांग्लादेश की सरकार यानी शेख हसीना गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी सरकार को 51 क्षेत्रों का हस्तांतरण करती है, उनका ट्रांसफर करती है। तो इसका मतलब यह है कि भारत की सरकार यदि कुछ अपने क्षेत्रों को किसी अन्य देश की सरकार को दे रही है तो उसमें भारत सरकार को पहले संसद में आर्टिकल 368 का प्रयोग करके उस बिल को यदि कानून बनाना है, संवैधानिक संशोधन अधिनियम बनाना है, तो उसे 368 के माध्यम से विशेष बहुमत से वो बिल पारित करना होगा। दैट्स इट। यानी यही बात आर्टिकल 4 में कही गई है। मैं आपको फिर बता दूं, और सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया सवाल जो था यह आर्टिकल 4 के ही अकॉर्डिंग पूछा गया था, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। सुप्रीम कोर्ट तो है ही है सबका बाप। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट यानी पत्थर की लकीर, लेकिन कहते हैं कि पत्थर पर जब लकीर खिंच जाती है तो वो मिटाई नहीं जा सकती। लेकिन मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट पत्थर पे खींची हुई लकीर को कभी भी मिटा सकता है, जिस पावर को हम जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। ओके, तो आप सभी समझ गए यहां पर? ओके, अब बात करते हैं आगे आर्टिकल 4 तो नहीं, अब बात आती है आगे देशों का एकीकरण, सॉरी राज्यों का पुनर्गठन, या आप लिख सकते हैं देश का एकीकरण। इस टॉपिक को डालेंगे सभी, देश का एकीकरण। अब ये कैसे काम करेगा देखते हैं। देश का एकीकरण सभी को दिख रहा है मेरे हिसाब से? देश का एकीकरण डाल दें सभी एक बार, तो हम पानी पी लेते हैं। देश का एकीकरण, अब देखते हैं एक बार इसको भी। अच्छा देखिए, आर्टिकल 4 तक हो गए, बहुत अच्छी बात। अब हमने सारी चीजें पढ़ी, आर्टिकल 1 पढ़ा, 2 पढ़ा, 3 पढ़ा, 4 पढ़ा। इसमें एक ही बात कही थी, सर राज्यों का निर्माण करिए, राज्यों का नाम परिवर्तन करिए। तो ये चैप्टर आपको ये बताता है, ये चैप्टर इसलिए जरूरी था। आप बोलते हो कि सर ये संविधान के भाग 1 में ही क्यों डाला गया? अरे भाई, जिस समय हमारा देश कई सारे भागों में, कई सारे रियासतों में, कई सारे अंग्रेजों की गुलामी वाले क्षेत्रों में बटा हुआ था, तो उस देश को जोड़ने के लिए कुछ राज्यों का निर्माण भी करना था, कुछ राज्यों के नाम परिवर्तन भी करने थे, कुछ राज्यों को जोड़ना भी था, किसी को किसी में मिलाना था, किसी को किसी से अलग करना था। तो देशों का एकीकरण से संबंधित जो आर्टिकल हैं वो 1 से लेकर 4 तक ही आते हैं। ठीक है, हाँ, और ये जरूरी था, इसलिए अंबेडकर जी ने इसे हमेशा 1 से 4 तक लिखा, ताकि देश का एकीकरण हो सके, और फिर आगे का संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी के माध्यम से लिखा गया। अब देखो कैसे, एक बार आप सभी कैसे हैं? हम आजकल ये पूछना भूल गए हैं कि आप सभी कैसे हैं। केवल पढ़ाई की बातें करते रहते हैं हम, ऐसा नहीं है। हर तरीके की बातें इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से होती हैं आपसे, और मुझे बड़ी खुशी है कि आपसे आप मेरे बारे में ही पूछ सकते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि मुझे ही आपके बारे में पूछने का पूरा हक है, आप भी मेरे बारे में पूछ सकते हैं। कोई भी बात, कोई भी इशू, आप कैसे भी। देखो जरूरी ये नहीं है कि मैं केवल कंपटीशन ही पढ़ाऊं, यानी केवल पढ़ाऊं और पढ़ा के चला जाऊं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बात याद रखना, टीचर केवल वो नहीं होता जो आया और पढ़ाया और निकल गए, फिर वो टीचर नहीं है जो ऐसा कर रहे हैं। और मैं एक छोटी सी बात कह देना चाह रहा हूं कि एक टीचर चाहे किसी भी लेवल का हो, देखो चाहे वो थर्ड लेवल जैसे आप रीड वीड कहते हो, मतलब प्राइमरी टीचर हो, कोई भी टीचर हो, बच्चे से ऊपर ही होता है, बच्चों का मेंटर होता है। ठीक है, तो कुल मिला के ये है कि एक टीचर को पूरा एक्सपीरियंस हो जाता है बच्चों के साथ बिताए हुए वक्त के साथ, उनकी थिंकिंग, उनकी आइडियोलॉजी, उनकी साइकोलॉजी, उनकी फिलॉसफी, सब कुछ तरीके से वो हर एक बच्चे की नब्ज पकड़ लेता है कि ये कितना आगे जाएगा, कितना आगे नहीं जाएगा। बस कभी कभी टीचर को कुछ बातें बोलने की नहीं होती ताकि स्टूडेंट का मोटिवेशन ना गिर जाए, लेकिन पता सब होता है। लेकिन वो स्टूडेंट से, जब स्टूडेंट अच्छे से पढ़ रहा है तो उसकी तारीफ से जरूर कर देगा, लेकिन जो स्टूडेंट पढ़ने में अच्छा है लेकिन उसकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो उस पर कभी
कटाक्ष नहीं करेगा, यानी उस पर कभी बुरा नहीं बोलेगा, वो चुप हो जाएगा 1 मिनट को, क्योंकि उसे पता है कि अभी इसका बुरा समय चल रहा है, कल को जब ये पढ़ेगा तो सिलेक्शन जरूर लेगा। मेरे पास कई सारे स्टूडेंट जयपुर में आते थे, बोलते थे कि सर पढ़ाई नहीं हो रही है, या हमारे पास ये थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो फैमिली है, परिवार है सबका, और कोई भी इशू हो सकता है, तो इशू हो सकता है, मैं मानता हूँ। तो बस मैं ये कहता हूँ कि आप इशू को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कीजिए, यदि आपके हाथ में है तो, और आपके हाथ में नहीं है तो ठीक है। लेकिन आजकल की जनरेशन फैमिली प्रेशर से परेशान नहीं है, आज की जनरेशन किसी और बात को लेकर प्रेशर में आ रही है, और बात को लेकर प्रेशर में आ रही है। जैसे कि अभी जनरेशन जिस कामों में व्यस्त है ना, वो काम शायद मैं मानता हूं कि वो आपको ना पढ़ने देगा, ना वो आपको करियर बनाने देगा। लेकिन इसको हम 100% ये नहीं कह सकते कि किसी रिश्ते में आना, जैसे आप आज गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कहते हो, वही वाली बात मैं आपसे कर रहा हूं। आप किसी के साथ वक्त बिताइए, किसी के साथ रहिए, किसी के साथ बातें कीजिए, बातें करने में, वक्त बिताने में, रिश्ता बनाने में कोई बुराई नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, ये फ्रॉड है, ये बिल्कुल ठीक है। इस उम्र में नहीं तो किस उम्र में, लेकिन एक समय सीमा बना लीजिए। ऐसा नहीं है कि पूरे दिन के बाहर निकले तो पूरा दिन ही हो गया, सुबह के 7 बजे निकले, रात के 10 बजे आ गए, पूछा भाई साहब कहाँ थे, बिजी थे। ऐसा कौन सा काम है बिजी थे, और डेली हो रहा है। यानी माँ बाप ने आपको पढ़ने के लिए भेजा, और उसके अलावा आप संडे टू संडे मिलिए आराम से, क्या एक दिन में 1 घंटे के लिए मिलिए, और कहिए कि आइए मोहतरमा चाय पियेंगे साथ में। क्या बात, मतलब सोचो कितना सुंदर नजारा होगा। पूरे दिन अपना काम कीजिए, और उससे भी बोलिए कि आप भी काम जाइए। पता चला दोनों फ्री बैठे हैं, आराम से बढ़िया चल रही हैं गपशप आराम से, पता ही नहीं चल रहा टाइम का। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम, और शाम से रात हो गई, फिर सो गए खाना वाना खा के, फिर सुबह दोबारा सुबह उसी ड्यूटी पर चल दिए, कभी वहां शॉपिंग, कभी ये शॉपिंग, कभी वो शॉपिंग। एक टाइम लिमिट होता है। अब मैं ये कह रहा हूं कि संडे का दिन आपके पास फ्री होता है, बिल्कुल फ्री एंड घूमिए, पूरा दिन घूमिए, हद कर दीजिए। लेकिन मंडे के दिन तो कम से कम अपने काम पर लग जाइए, और फिर मंडे के दिन के अलावा ट्यूसडे काम पर करिए, सैटरडे के दिन बिल्कुल फ्री सोइए, सुबह जाइए, सुबह टाइम दीजिए। मोहतरमा हम इस वक्त आने वाले हैं आपके लिए। मोहतरमा खुश, मोहतरमा तो मतलब बिल्कुल जैसे बागों के, गुलाबों के बागों में जो खिलती हुई फूलों की जो कलियां हैं, वो ऐसी मुस्कुराहट होगी उसकी। तो मेरा कहने का मतलब है कि टीचर का मतलब एक पढ़ाने नहीं होता, टीचर का मतलब होता है कि उसको गाइड कैसे किया जाए। ठीक है, तो इस बात को ये हमेशा याद रखना एक बात। और आजकल कुछ बच्चे कहते हैं सर आजकल के टीचर रहे नहीं, ये भी क्वेश्चन दे मुझे देखने को मिलता है। उनका कहना भी सही है। आजकल का टीचर किसी बच्चे की लाइफ, पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहता। यदि वो कर भी देगा ना तो टीचर ही बुरा है फिर। ये हकीकत है आज की एक कहते हैं ना कि सतयुग और कलयुग में यही अंतर है। कलयुग में यदि हम किसी को एडवाइस भी दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने ईगो, उसका मेल ईगो या इसका फीमेल ईगो हर्ट हो जाता है। अरे आप कौन होते हो भाई, हम तो कुछ नहीं होते। मानने को तो बहुत कुछ है, और नहीं मानने को तो कुछ भी नहीं है। तो बस मैं यही कह रहा हूँ कि एक टाइम लिमिट बनाइए अपना, उस टाइम लिमिट में पूरा प्रोसेस कीजिए। या आपको लगता है कि मैं फ्री हूँ, मैं बात कर सकता हूँ किसी से, आप जाइए, किसी के साथ वक्त बिताइए, गपशप पीजिए, चाय पीजिए, कॉफ़ी पीजिए, कुछ भी करिए, एवरीथिंग। ठीक है, तो देश का एकीकरण हम कल कराएंगे आपको, अभी यहां तक स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, और देश का एकीकरण जब कल होगा तो आपको कल और ज्यादा अच्छा लगेगा इस लेक्चर में। लेकिन आज हमने कम पढ़ाया लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाया। तो सबसे खास बात आपकी ये है कि आप पढ़िए कम लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए। आज आप मुझे बताइए, देखो याद रखना, आज मैंने जो भी पढ़ाया है ना, 101% क्वेश्चन जरूर आना है। चैप्टर 1 की तरफ उसने देख भी लिया ना तो क्वेश्चन जरूर आएगा, मैं बता रहा हूं फिर आपको। चलिए, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, आगे के चैप्टर में इसको कंटिन्यू करेंगे, कैरी ऑन करेंगे इसको, और फिर आपके साथ दोबारा हमारी क्लास होगी, और फिर आते हैं हम। ठीक है, अच्छे रहिए, सलामत रहिए। आजकल डेंगू बहुत चल रहा है, डेंगू से बच के रहिए प्लीज। डेंगू बहुत है आजकल, तो उस डेंगू से बच के रहिए पहले तो।
आसपास गंदगी ना रखिए, ठीक है। चलिए, तो फिर मिलते हैं आपसे जल्द ही इसी जोश के साथ और इसी कॉन्फिडेंस के साथ। सभी को मेरा नमस्कार और हैव अ गुड डे।